हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेज। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस से सारी दुनिया में, हिंदुस्तान के हर शहर में लोग काफ़ी परेशान हैं। टेस्टिंग्स को लेकर भी काफ़ी सारे इशू हमारे शहर में हो रहे हैं। तो आज इस इशू को क्लैरिफिकेशन लोगों के सामने रखने के लिए हमें शहर के बहुत बड़े डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब, जो यूनाइटेड हॉस्पिटल के प्रोपराइटर भी हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, ताकि आप लोगों के जहन में कोविड-19 के रैपिड टेस्ट को लेकर या टेस्ट को लेकर या इस बीमारी को लेकर जो डाउट्स हैं, जो डर है, उसे क्लियरिफाई करने के लिए हम आए हैं। सर, हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। सर, फर्स्ट थिंग हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय कोविड-19? कोविड-19 का जो ये हम सुन रहे हैं, ये कोविड-19 एक पर्टिकुलर वायरस है। वो वायरल इन्फेक्शन को हम कोविड-19 इन्फेक्शन बोलते, और ये एक ग्रुप जो फैमिली ऑफ वायरस को कोरोना वायरस भी बोलते। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो अभी रेफरेंस हम ले रहे हैं, वो कोविड-19 के वायरस का इन्फेक्शन है। मेनली ये वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है, बहुत हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब एक दूसरे से फैलते वक्त देरी नहीं लगता। और अब तकरीबन 2 महीने से हम सब लोग सुनते आ रहे हैं कि ये कैसा फैलता और इसका प्रिवेंशन कैसा करना, हैंड सैनिटाइज़र का, हैंड हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, 2 मीटर क्यों रहना दूरी पे। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे, उसी को हम ब्रशअप करने के लिए बोल सकते हैं एट प्रेजेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये समझना ज़रूरी है कि ये हाईली कॉन्टेजियस वायरस है। वो इसलिए है क्योंकि इसका 2 रीज़न है। एक तो सरफेस लाइफ ऑफ दिस वायरस बोलते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलने के बाद आम तौर पे जो दूसरे रेगुलर वायरसेस है, जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस आता था, वो भी यही ग्रुप का है। उसका सरफेस लाइफ वाज एब्सोल्युटली इतना ज़्यादा नहीं था कि जितना इसका कोविड-19 का है। मतलब कोई आदमी कहीं भी खांस के गया, टेबल पे गिर गया, सीढ़ियों के रेलिंग पे गिर गया, दरवाजे पे हैंडल पे लग गया, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कहीं सरफेसेस पे लग गए, तो ये वायरस का जो लाइफ है ये ज़्यादा वहाँ ज़िंदा रहता है। तो उस सरफेसेस को कोई हाथ लगाएगा और उस हाथ को ऐसे ही बगैर धोए हम मुंह को लगाते, नाक को लगाते, या आमतौर पे हमारे प्रैक्टिसेस है कि कभी भी हम बैठे बोले तो माथे पे हाथ पहुँचते, कभी भी हम बैठे बोले तो नाक पे मुंह पे हाथ फेरते। वो हमारा हैबिचुएशन है। इस हैबिचुएशन से बाहर निकलना एट दिस जंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि इसका सरफेस लाइफ ज़्यादा है, एक दूसरे से इस तरह से फैलने में ये भी एक ये हो रहा है। तो इसलिए हम हैंड हाइजीन बोल के क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा रखो बोल के क्यों बोल रहे हैं, मास्क पहनना या फिर कवर करना, फेस एंड नोज़ और माउथ दोनों कवर करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें का इंपॉर्टेंस ये है। हैंड हाइजीन को तो नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। हैंड हाइजीन को किसी भी हालत में हम नज़रअंदाज नहीं करना है। हैंड सैनिटाइज़र ही लगाना बोल के नहीं, कोई भी रेगुलर सोप से भी हाथ धो लिए 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 1 मिनट तक उसको प्रॉपरली घस के हाथ धो लिए, रनिंग वाटर में धो लिए, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो। और हैंड सैनिटाइज़र अगर अवेलेबिलिटी है तो बेटर है, रख के चलिए हाथ में कि कहीं भी। सर, इसमें चीज़ लोगों में कई सारे डाउट्स हैं कि जैसे कि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव है, 60 ईयर्स के लोगों पर ज़्यादा इफेक्टिव है, यंगस्टर अगर हैं तो वो लोग इससे लड़ रहे हैं और क्योर होकर बाहर आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना है साहब? ये बिल्कुल सही है। जिनके पास बॉडी में फ़ाइट करने का कैपेसिटी कम है, मान लो 10 साल से नीचे वाले बच्चे और 60 साल के ऊपर वाले बुज़ुर्ग, ये दोनों लोग ज़्यादा वल्नरेबल बोलते हैं, ज़्यादा ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि उनके बॉडी में इस वायरस को फाइट करके किल करने का जो कैपेसिटी है वो डाउन होते आता है। और इसके अलावा डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कुछ भी कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, वो एडिशन है, तो वो एक एडिशनल थ्रेट है कि कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, हमको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत केयरफुली, बहुत बार बार हमको ये बोलना पड़ रहा है कि अल्टीमेटली फैलता तो ये पर्सन टू पर्सन ही है, और हाथ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हैंड हाइजीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और फेस मास्क, नोज़ एंड माउथ को कवर्ड रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन क्यों बोल रहे हैं बोले तो इसका इंपॉर्टेंस ही उतना है, इसलिए बोल रहे हैं। हैविंग सेड दैट, 2 रीज़न है। ऑलमोस्ट 60 डेज से लॉकडाउन में हैं सब लोग, 60 डेज से।
तो आइंदा से क्या है, अभी ऐसे ही कितने दिन लॉकडाउन, गवर्नमेंट भी परेशान है और ये वायरस का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग भी है, इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी अभी सट्टे में ही है, क्लैरिटी आया नहीं है कि वायरस का बिहेवियर कैसा है। किसी केस में कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप होता, कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहता, ये इतना डिफरेंस क्यों है दैट नोबडी नोज करेक्टली, ऐसा ही है बोल के। एक ये चीज़, दूसरा चीज़, हम लॉकडाउन में कितना दिन रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं रह सकते, काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो हम इसको, हमारा पहले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन या कोविड-19 के इन्फेक्शन से पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था, आइंदा से जो लाइफस्टाइल होगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हमको लाना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उससे क्या मतलब है मेरा, प्रॉपर हम लोग मान के ही चलना कि भाई इन्फेक्शन प्रिवेलेंट सोसाइटी में है तो सोशल डिस्टेंसिंग हमको रहना है, 2 गज़ की दूरी पे हमको रहना ही है, बराबर मास्क पहनना ही है, हाथ बराबर धोते रहना ही है, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये हम अपने आप को ट्रेन कर लेना। सर, अब तक क्या इसके बारे में रिसर्च हुई है, कोई मेडिकेशन आया है? और ये जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं सर, इनको क्या आप बताना चाहेंगे? कि लोग अक्सर क्वारंटाइन के नाम से हो या टेस्ट के नाम से हो काफ़ी डर रहे हैं, तो काफ़ी लोग शहर छोड़कर भी जा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरफ से? देखिए सर, ये क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। जब हम पूरा सोसाइटी में एक दूसरे लोग मिक्स होकर चलते रहते हैं तो कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, ये डिमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, किसके अंदर से कौन आदमी वायरस शेडिंग कर रहा है ये पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये 2 मेन रीज़न है कि लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करें लॉकडाउन। लॉकडाउन इसलिए करें क्योंकि जो इन्फेक्टेड आदमी है, जो अनइन्फेक्टेड है, दोनों एकदम अलग अलग रहे। ये कॉन्सेप्ट था लॉकडाउन का। जो इन्फेक्ट हो गया है या तो वो एसिम्प्टोमेटिक है तो घर पे रह के आराम हो जाएगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाएंगे, उसको फाइट करने की ताकत आ जाएगी, वायरस नलिफाई हो जाएगा एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक में। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो हॉस्पिटल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब तैयारी करके रखे सो है, हॉस्पिटल आएंगे तो उनका टेस्ट होगा, उनका टेस्ट होने के बाद क्या इलाज होना है वो होता। ये दोनों ग्रुप ऑफ लोगों को सेग्रीगेटेड रखने के लिए लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट कम्स क्वारंटाइन क्यों नेसेसिटी है। अगेन मैं बोला हूँ कि मुझे डायग्नोस हो गया एक बार तो मैं दूसरों को इन्फेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, स्पेशली घर पे भी। तो हमको क्वारंटाइन का गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है कि नहीं भाई ऐसे लोग नहीं रह सकते, आप जाइए क्वारंटाइन में, टेस्ट किए तो उनको हॉस्पिटल। और एक रीज़न क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन के लिए इंसिस्ट करा बोले तो किस आदमी में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा वो प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस अगर घर पे रह के डेवलप हो गए तो हम 11th आवर में कौन क्या कर सकते। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, अनदर रीज़न वाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू टेक इट टू द क्वारंटाइन सेंटर एंड हॉस्पिटल। क्वारंटाइन से हमको डरने का ज़रूरत नहीं है। क्वारंटाइन हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको दूसरों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे घर के, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर के आजू बाजू रहने वाले लोग, हमारे चहीदे लोग और समाज में दूसरे लोग रहने वाले दूसरे भी लोग हैं, उनका हम ख्याल करना ही पड़ता, हमारा जिम्मेदारी बनता। तो इन्फेक्टेड है तो क्वारंटाइन तो होना है, डरने की ज़रूरत है नहीं। अब क्वारंटाइन में नेचुरली जिसका उसका वो अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, मुझे मेरे घर के जैसा फैसिलिटी मैं एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकता। ये क्या है, सब पूरे दुनिया में आया है, सो प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ दिन की बात है, हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता थोड़ा। सर, और एक डाउट ये है कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव, एक बार क्वारंटाइन किए जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट हो रहा, वो बाहर डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो क्या इनको वापस से कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं? वापस होने के चांसेस के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन 90% एंड अबव केसेस में फिर से री इन्फेक्शन वही आदमी में हुए, सो अब तक के डेटा के हिसाब से तो नहीं दिख रहा। तो एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो उसके वही वायरस फिर से इन्फेक्ट करने का चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। पूरा जीरो है बोल के नहीं बोल सकते, ना के बराबर है। आमतौर पे कॉमनली एक बार रेजिस्टेंस प्लाज्मा के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये क्या है सर कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जिस आदमी में जो आदमी क्यूर होता उसके अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस वायरस है। वो एंटीबॉडी कहाँ पे रहते हैं, वो प्लाज्मा में अवेलेबल रहता, जो ब्लड में प्लाज्मा बोलते हैं, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, सेल्स के अलावा जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है वो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता, तो वही एंटीबॉडी हम दूसरों को दिए तो उनको जो बॉडी में फाइट करने का कैपेसिटी है और जो टाइम फ्रेम है वो कम होता, उसको हेल्प होता बोल के ये एक नोशन साइंस में एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन
उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो अपने रिसर्च के मुताबिक वो अभी भी जारी है, रिसर्च ट्रायल जारी है कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। किसी की जान जा रही है तो कोई भी ट्रीटमेंट ट्रायल करके देखना शायद कारगर हो सकता है, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन पहले भी ये इसमें थोड़े केसेस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर है, थोड़े केसेस में कॉम्प्लिकेशन होकर उल्टा प्रॉब्लम हुए सो भी है। इसीलिए ये डॉक्टर्स जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स है ये उनका केस टू केस बेसिस पे एनालाइज करके वो डिसीजन ले रहे हैं एट प्रेजेंट। बट मेडिकल रिसर्च एजेंसीज का जो गाइडलाइन है वो उनका ये मानना है कि इसका डिसएडवांटेजेस बहुत सारा है, और ऑटो इम्यून अगर कुछ भी एनाफिलाक्सिस हो जाता है तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ऐसा उनका गाइडलाइंस है। लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस थोड़े पेशेंट्स में देखे गए हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड भी है। सर आप अपने हॉस्पिटल में किस तरीके से काम कर रहे हैं? काफ़ी सारा स्टाफ है, कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। कल रात में भी मैं खुद आपके पास एक पेशेंट को भिजाया था, वो लोग रोड पर बैठे हुए थे। कई जनरल हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को नहीं लेने से भी डेथ हो रहे हैं, शायद आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो भी हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर ही काम कर रहे हैं, नंबर 1। और जैसे ही मैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिए वो इसके बारे में एक दो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है कि सारे कोविड केसेस एक पर्टिकुलर कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाएंगे, और नॉन कोविड केसेस हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग इंतजाम किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्री कोविड एरा में हम कैसा पेशेंट देखते थे और अब कैसा देख रहे हैं, उसका ज़मीन आसमान अंतर है। ज़मीन आसमान अंतर इसलिए है क्योंकि जो प्रिकॉशन सब ले रहे हैं उसका 2 टाइम्स प्रिकॉशन हम लेना पड़ता, क्योंकि आने वाला पेशेंट कोविड पॉजिटिव है क्या नहीं है ये बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो वो एक डर का माहौल भी स्टाफ में रहता है कि पता नहीं आया वाला पेशेंट पॉजिटिव है क्या, ये है क्या। तो एक मैंडेटरी स्क्रीनिंग एक मैंडेटरी बन गया है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये स्क्रीनिंग। वो पेशेंट जो आते हैं और उनके रिलेटिव जो आते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अब ये एरा पहले जैसा एरा नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत डिले होता, थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होता। हैविंग सेड दैट, हमारे हॉस्पिटल में हम क्या कर रहे हैं वो हम बोल सकते हैं। सारे एक स्टाफ को N95 मास्क हम स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है वगैरह उनको कंपलसरी किए हैं, और हैंड सैनिटाइज़र सबको मैंडेटरीली दिए हैं। एक के पास एक 100 ml का सैनिटाइज़र दिए हैं। दूसरा, हॉस्पिटल को 3 बार सुबह से शाम तक 3 बार सैनिटाइज करते, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करते हुए। लिफ्ट में एक पेशेंट आने के बाद लिफ्ट क्लीन कर रहे, वो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। उसके अलावा सबसे अहम स्टेप जो यूनाइटेड हॉस्पिटल लिया है वो है रैपिड किट मंगवाए हैं हम लोग। ये एक एस्टैब्लिश्ड ICMR का अप्रूव्ड रैपिड किट है जो साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया है, मैन्युफैक्चर यहीं पे किए हैं, लेकिन साउथ कोरिया का किट है, रिलायबल किट है, कहने का मतलब ये ICMR का अप्रूव्ड है। वो हम क्या किए हैं, हर आने वाले पेशेंट को वो स्क्रीनिंग ब्लड बेस्ड टेस्ट है, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है, ईजी टू डू है, 15 मिनट में रिजल्ट आता है। तो हम लोग कंपलसरी एक नीचे पेशेंट आते ही नीचे ही स्क्रीनिंग करें, वहीं से उसका सैंपल जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगा। स्क्रीनिंग नेगेटिव आने के बाद पेशेंट का नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा स्टाफ, हमारे कंसल्टेंट्स आर दे आर प्रेशियस वॉरियर्स, उनका ध्यान हमको रखना है। और सारे डॉक्टर्स हम लोग एक्सपोजर को वल्नरेबल हैं, उनको हम फूड प्रोवाइड करना है। ऑल्सो जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट है उनका भी सेफ्टी देखना है, उनको भी हम दूसरे कोविड कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उन्हें आगे बोलते प्रॉब्लम हो जाता। तो इस लिहाज से हम लोग ये दोनों चीज़ें किए हैं। आइंदा से और आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का भी हमारा है। हम तो चाह रहे भी हैं कि RT-PCR भी हम हो सकता है तो इंशाल्लाह चालू हो जाए हमारे पास। तो उसका लिए जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो उसके लिए हम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, काम चालू है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे। अगर वो बन जाता है तो एकदम सेफ हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कहीं भी फॉलो कर रहे कि पेशेंट आते ही कोविड का टेस्टिंग करके ही अंदर ले रहे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम भी जुड़ जाएंगे वो हॉस्पिटल। सर तो एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गुलबर्गा के आवाम को? और कई सारे एरिया में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है तो वहाँ लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो आपकी तरफ से आज बीइंग ए डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो डर यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर यूज़ होता था डर के, अगर कोरोना या फिर कोविड-19 भाग जाता तो सब डरते थे, ये होने से रहा, तो डर के कोई फ़ायदा नहीं है।
जो है फेस कर रहे हैं। और अगर टेस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है तो फुल कोऑपरेशन करना हमारा फ़र्ज़ है। और हम अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब हम अपने आप का ख्याल रखना बोल रहे तो हमको दूसरों का भी उसमें आ ही जाता है, क्योंकि हम दूसरा कोई इन्फेक्टेड है तो हमको उससे हम बचना है। अगर हम गलती से हम इन्फेक्ट हो गए तो हम दूसरों को हमें बचाना है। तो ये एक माइंडसेट लेके चलना है। दूसरी बात, आइंदा से बोला लॉकडाउन कितना दिन रहेगा, थोड़ा निकलना पड़ता, तो सारा ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और फेस कवरिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो हमको आने वाले दिनों में ये लेके ही चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे गवर्नमेंट नया गाइडलाइंस कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन देती है तो हमको गवर्नमेंट से कोऑपरेट करके हम सब मिलके, आवाम, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सब मिलके ये कोरोना को पूरा भगाना है, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। वी ऑल विल यूनाइट एंड डू आवर बेस्ट टू फाइट आउट दिस कोविड-19 क्राइसिस। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। कल रात में मैं खुद इसका गवाह हूँ, एक पेशेंट को रोड पर से मैंने भिजवाया था और इमरजेंसी में जो टेस्ट वो लोग करना है ज़रूरी टेस्ट कर उसको एडमिट किए और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सेफ़ नाउ। तो हमारी अपील है आप सब उन डॉक्टर्स के लिए, उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए, उन पॉलिटिशियंस के लिए, उन सोशल वर्कर्स के लिए, उन एनजीओज़ के लिए ख्याल कर अपने घरों में रहिए। और जिस भी एरिया में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपके माइंड का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और 14 डेज़ में क्वारंटाइन कर आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। जो लोग उम्र दराज हैं उनसे हमारी ख़ास अदबन गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए। ये वक्त काफ़ी अच्छा मिला है, एक वक्त के बाद इंसान को वक्त दे रहा है। तो देखते रहिए हमारे चैनल्स को भी, हम आप तक अवेयरनेस के मैसेजेस लाते रहेंगे। और हम उन सभी डॉक्टर्स का, पुलिस ऑफिसर्स का, सोशल वर्कर्स का, एनजीओज़ का और जो आशा वर्कर्स आपके घर तक आकर टेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जो कोविड-19 के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।